हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे यूपीपीसीएस का सीसेट इसमें कॉम्प्रिहेंशन मतलब सॉरी अंतर व्यक्ति के हम संचार कौशल कर रहे थे, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो 2018 का आज हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब किसी से संप्रेषण प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है। मीडियम, जीवन मूल्य व दृष्टि, संचरण या सूचना। तो देखिए ये लाइफ वैल्यूज एंड विजन तो नहीं होगा, ठीक है। संप्रेषण मतलब क्या होता है? भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना। नेक्स्ट है किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थ के मध्य निम्नलिखित नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है। क्या लाभ होता है? तो यह अधीनस्थों की संतुष्टि प्रदान करती है, यह समूह संबंधों की को घटाती है, या फिर ये प्रभावी निर्णय निर्माण के सुगम बनाती है। तो यही है, इट फैसिलिटेट द effective decision making. Which one of the following is not included in classroom communication? कौन सा कक्षागत संप्रेषण सम्मिलित नहीं है? अप्रत्यक्ष संप्रेषण, अनौपचारिक। अप्रत्यक्ष तो होगा नहीं, अप्रत्यक्ष ही होगा ना, सब लोग साथ में है तो बाकी ये सब तो होगा ही। नेक्स्ट है फॉर विच पर्पस सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार मतलब वृत्ताकार इस तरह संचार बना, मतलब एक केंद्र में व्यक्ति रहना और बाकी सबसे कम्युनिकेट करना, ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सदस्य संतुष्टि पर, सक्षम निर्णय प्रक्रिया पर या सदस्य संतुष्टि पर। तो ये मेंबर सेटिस्फेक्शन पर, यहाँ पर केंद्र में एक बिंदु मतलब यहाँ पर बैठ के बात करें तो वहां पर होता है संतुष्टि। सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, या जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। तो यही होगा ऑप्शन बी। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक तथा लिखित सांकेतिक प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। सूचना संप्रेषण प्रक्रिया की वह एक महत्वपूर्ण अंग है जो हम सुनते हैं, जिसका हम अर्थ निकालते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में हम सुनने को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? एक विशिष्ट आवाज या संदेश या ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाजों को छांटना, या एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। तो यही है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो वह है पार्श्विक संप्रेषण, लैटरल। मतलब लैटरल यहाँ मतलब एक किससे कहेगा, इससे एक किससे एक किससे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन सा शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, या माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा है, या दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। तो मतलब वर्बल क्या है? सामने से आप किसी से बात करते, तो प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, यही होगा वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेक्सिस। देखिए काई हमेशा शरीर के लिए ही होता है, तो काइक से, तो ये काइनेसिक्स होता है, हाव भाव से संप्रेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? साक्षात्कार, मनोरंजन, उपन्यास पढ़ना, संवाद। उपन्यास पढ़ रहे हैं तो आप किसी से कम्युनिकेशन कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, संवाद से करेंगे, साक्षात्कार से, सामाजिक अंतरक्रिया से भी करेंगे। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण है, क्वेश्चन देखा ना आपने, हर साल पूछा गया है। इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, फीडबैक। तो फीडबैक है, लास्ट में आप फीडबैक ही देते हो ना। किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है, तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कोई अध्यक्ष नीचे की तरफ से आके अपने अधीनस्थों से बात करे तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की बाधा नहीं है? शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण या अनुपयुक्त माध्यम। तो एक्टिव लिसनिंग ये नहीं है। अब है निर्णय क्षमता से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए एक उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो परानुभूति, इम्पैथी। इम्पैथी क्या होता है? आप किसी के दर्द को उसी की जगह पर रख के फील करो, तो उसको इम्पैथी बोलते हैं। मतलब किसी की बात को वहां पर रख के ही समझो, ये सब चीजें। तो सबसे अच्छा तो यही है।
नेक्स्ट है उच्च अनुरूपता समूह में किए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। सृजनात्मक समूह सोच अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। इरेशनल डिसीजन टेक के हाई कॉन्फर्मिटी, मतलब आप ग्रुप में बहुत सारे लोग से के साथ डिस्कशन करके कोई निर्णय लोगे तो वो मतलब उच्च होगा ना, अच्छा होगा। विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव, पैसिव एग्रेसिव, एग्रेसिव तो हो नहीं सकता। और देखिए दृढ़ता परक, कोई आप निर्णय ले लो और उस पर दृढ़ हो तो यही होगा ना। मतलब इसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए और निर्णय प्रक्रिया में समय व दृढ़ता का महत्वपूर्ण ध्यान होता है। अब तार्किक विश्लेषण देखते हैं। प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? विग्रह, संग्रह, आत्माश्रय या उपरोक्त से कोई नहीं। देखिए संग्रह कंपोजिशन का है। संग्रह दोष ऐसा दोष होता है जिसमें तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर या किसी फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो कोई बात किसी वर्ग के किसी एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए वितरित रूप से सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के लिए एक अंश से एक अंश के लिए सत्य है, वह आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होती है, तो इसलिए संग्रह दोष है। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, कारण है शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो ये देखिए दोनों सही है लेकिन व्याख्या थोड़ी ना सही है। तो दोनों बातें अपनी जगह सही है, लेकिन शिक्षा सफलता की कुंजी है, इसलिए सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, तो ये गलत है। लोहा एक सस्ती धातु, एक उदाहरण किसका है? आकस्मिक परिभाषा का, अलंकार परिभाषा का, पर्यायवाची, अव्याप्त परिभाषा। तो ये एक्सीडेंटल डिफिनेशन है। लोहा एक सस्ती धातु है। लोहा एक सस्ती धातु है, आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। कुर्सियों की टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है। तार्किक विभाजन, भौतिक विभाजन, तो ये भौतिक फिजिकल है ना, उसके शरीर में अगर किसी चीज के परिवर्तन हो रहा है बाहर दिखावे में तो फिजिकल ही होगा। और है कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं। संस्कृत एक भाषा है तो संस्कृत सीखने में कठिन है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? ये अव्याप्त मध्यम पद, संग्रह, विग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। तो इसको बोलते हैं, मतलब इसमें से कुछ बातें तो विलुप्त हैं। जैसे संस्कृत एक भाषा है लेकिन संस्कृत सीखने में कठिन है, तो इसमें तर्क दोष तो है ही भाई, सभी भाषा कठिन है। एक तो तरफ कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि संस्कृत जो है तो इसलिए संस्कृत कठिन है, तो ये गलत है। मतलब अव्याप्त इसमें मध्यम पद है। निम्नलिखित शब्दों को कौन सा सही क्रम है? पचाना, चबाना। अब क्या करते हो? पहले भोजन पकाते हो, फिर चबाते हो, फिर पचाते हो ना, सिंपल सा है वो। ए प्लांट एक वेजिटेबल ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, ये उदाहरण है। फिगरेटिव डिफिनेशन का, नेगेटिव डिफिनेशन का, देखिए सिनोनिमस डिफिनेशन का, पर्यायवाची परिभाषा है। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, तो पौधा वनस्पति तो एक ही बात है। और ये है कमला रवि की पत्नी नहीं है। देखिए कमला रवि की पत्नी नहीं है। कमला जो है ये लग रहा है मुझे आ गया रीजनिंग का, नहीं अभी चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या है, कमला जो है रवि की पत्नी नहीं है, मतलब कमला क्या है, फीमेल है, और रवि क्या है, मेल है। प्लस से डिनोट कर देते हैं। और आ गया, नहीं है। और प्रेमलता जो है रवि की माँ है, तो इसकी माँ कौन है? ये है प्रेमलता, ठीक है, ये भी फीमेल है। जो है प्रेमलता रवि की माँ है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। जो देखिए रवि की माँ तो जो है प्रेमलता है, और प्रेमलता की जो पुत्र वधू है सीता है। कौन है? सीता, मतलब रवि की वाइफ कौन होगी? सीता होगी। तो कमला का संबंध कोई दिखा? तो कमला सीता की बहन है, कमला प्रेमलता की माँ है, सीता रवि की पत्नी है। बस एक ही बात सही है कि सीता रवि की पत्नी है, बाकी कमला के बारे में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बात सही है, सीता रवि की पत्नी है।
ठीक है। नेक्स्ट है भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंदबुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है। मिश्रित विभाजन, मिश्रित विभाजन है सभी का मिलाकर खिचड़ी पका के अगर कोई बात कही जाए तो मिश्रित होता है। ये अब चलिए एक और है कर लेते हैं। सभी कवि आलसी होते हैं। सभी कवि एक कवि है और सभी क्या है, आलसी है। चलिए आलसी, लेजी या एज कुछ भी ले लो, ठीक है। सभी पोइट जो है वो क्या है, आलसी है, यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई कवि आलसी नहीं है। सभी कवि आलसी हैं एक तरफ कह रहा है, जितने कवि हैं आलसी हैं, लेकिन कोई कवि आलसी नहीं होता है। लेकिन में से निष्कर्षता है, तर्क क्या निकलता है, तो भाई दोनों बातें एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रही। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो दोनों पुष्टि नहीं करती हैं, तो भाई कोई सही नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब है जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग क्वेश्चन, तो इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।